नमस्कार साथियों, मैं सौरभ तिवारी सरकारी नौकरी यूसीआई डिजिटल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि वीडियो री एग्ज़ाम के लिए हम लोगों का अभियान शुरू हो चुका है। और रीजनिंग में हम लोग क्यूब और डाइस उसके जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, संभावित क्वेश्चन, उन पे आधारित सारी चीज़ों को हम कवर कर चुके हैं। आप लोग जाके पीछे वाले वीडियोस को देख लें। और हम बार बार आपसे इस बात के लिए हम इंसिस्ट करते हैं कि आपको अपने रिटन नोट्स खुद बनाना चाहिए, ना कि पीडीएफ और कोई मतलब ऐसा रेडीमेड मटेरियल हमें मिल जाए और हम पढ़ लें। इस प्रकार की विचारधारा से हमें बचना चाहिए। ठीक है, आज हम लोग कैलेंडर की बात करेंगे। ये आपके सामने देखिए एक कैलेंडर है, और कैलेंडर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई पहली बार देख रहा होगा या जिसने देखा नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये कैलेंडर होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हमारा दृष्टिकोण अलग होगा। जब हम किसी प्रतियोगी परीक्षा में जाते हैं तो चीज़ों को देखने का हमारा नज़रिया अलग होना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण अलग होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे एक कवि होता है तो वो कवि क्या होता है, वो चीज़ों को अलग ढंग से देखता है। जब हम उसकी कविता सुनते हैं फिर हम देखते हैं कि अरे यार, ये तो वही बोल रहा जो सामने हम देख चुके हैं, लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं बोल पाए। उसी तरीके से जब हम अपने मतलब किसी संघर्ष के दौर में होते हैं, पढ़ाई वाले संघर्ष के दौर में होते हैं, जब हम अपना सेटलमेंट खोज रहे होते हैं, तो उस दौर में भी कई चीज़ों को हमें इस तरीके से पढ़ना होता है जो हम पहले से जानते हैं, जिनसे हम अवगत हैं, जिनसे हम परिचित हैं। लेकिन उनके अंदर क्या है, उन्हें बनाने का आधार क्या है, उनका इस्तेमाल क्या है, इन पे हम कभी गौर ही नहीं करते, केवल हम उनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। अगर जैसे मान लो कोई किसी से कह दे, जैसे हम डाइस पढ़ चुके हैं, आप किसी से पूछो डाइस की परिभाषा क्या होती है, तो परिभाषा का मतलब क्या होता है, कम शब्दों में उस चीज़ का वर्णन कर देना, पूरी तरीके से उसे सम्मुख रख देना, ये परिभाषा होती है। उसी तरीके से अगर हम कहें कि कैलेंडर की परिभाषा क्या होती है, तो देखिए कैलेंडर दिन, सप्ताह, महीना और वर्ष के बीच पारस्परिक संबंधों को प्रदर्शित करने का क्या है, एक साधन है। अर्थात किसी वर्ष में सन्निहित माह, सप्ताह, तिथि और दिनों को निरूपित करने वाली तालिका को कैलेंडर कहते हैं। कैलेंडर से तो आप परिचित होंगे, लेकिन ये सन्निहित, साधन, तालिका, निरूपित, ये सब आपके दिमाग में कभी भी नहीं आए होंगे। तो ये प्रयास करना चाहिए, ये एक रचनात्मकता है कि कोई भी चीज़ है तो उसे हम परिभाषित कर सके अपने शब्दों के अंदर। ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई कैलेंडर की। अगर हम परिभाषा की बात करें, ये कैलेंडर आपके सामने है, आप देख रहे हैं कि दिन है, सप्ताह है, महीना है, वर्ष है, इन सारी चीज़ों को क्या किया गया है, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से एक तालिका के अंदर रखा गया है, एक टेबल के अंदर रखा गया है, ताकि हम अपने जो दैनिक दिनचर्या के जो कार्यक्रम हैं उन्हें हम सुचारू ढंग से, सुचारू रूप से, बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकें। ठीक है। चलिए, अब कैलेंडर के अंदर हमें पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वर्ष जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक साधारण वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है, जिसे हम हिंदी में अधिवर्ष भी बोलते हैं। ठीक है ना। अधिवर्ष भी बोल देते हैं लीप वर्ष को। ये आपके सामने पूरी जानकारी लिखी हुई है। तो वर्ष क्या होता है, वर्ष होता है 365 दिन, और अधिवर्ष क्या हो जाता है या लीप वर्ष क्या हो जाता है, 366 दिन। अब अधिवर्ष में एक दिन ज्यादा है, वो एक दिन ज्यादा कहां बढ़ाया गया, वो बढ़ाया गया फरवरी में, क्योंकि जो साधारण वर्ष होता है उसके अंदर क्या होता है, फरवरी 28 दिन की होती है। और फिर हर चौथे वर्ष में क्या कर दिया जाता है कि फरवरी में एक दिन बढ़ा दिया जाता है, तो वो हो जाती है 29 दिन की। और पूरे साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, अधिवर्ष में एक दिन ये फरवरी वाला बढ़ गया तो कितने हो गए, 366 दिन हो गए। इतनी बात आई समझ में। अब आप देखो कि जब पृथ्वी अपने अंडाकार पथ से घूमकर सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो चक्कर लगाने में लगे समय को एक वर्ष या सौर वर्ष भी कहते हैं इसे। और एक साधारण वर्ष कितने दिन का होता है, 365 दिन का होता है। 365 दिन का मतलब 52 सप्ताह और एक दिन। ये एक दिन क्या है, इस पर भी अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है ना। अधिवर्ष या लीप वर्ष की अगर हम बात करें तो क्या है कि एक वर्ष में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड भी होते हैं। आप ये देखिए, 365 दिन के अलावा इतना मार्जिन और होता है, 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड। लेकिन हम क्या करते हैं कि वर्ष को हम बोलते हैं 365 दिन।
इन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड, यानी कि 45.5 सेकेंड को हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं और हम कहते हैं 365 डेज एक वर्ष में होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम सीधा सीधा 5 घंटे 48 मिनट और 45.5 सेकेंड जब हम इग्नोर करते जाएंगे तो ये आगे जाके एक बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। वो फर्क ना पड़े इसीलिए क्या करते हैं कि हर चौथे वर्ष में हम एक दिन जोड़ देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये जितना इकट्ठा होता रहता है वो लगभग जाके 23.5 पौने 24 घंटे के लगभग बन जाता है जाके, ठीक है ना। और उसे एक दिन बना के हम क्या करते हैं, फरवरी में हम जोड़ देते हैं। बाकी का जो मार्जिन बच रहा है वो जनवरी तक का ले लेते हैं पूरा उस हिसाब से। तो ये एक दिन उसके अंदर फरवरी के अंदर अतिरिक्त जोड़ने का कारण क्या है, ये कारण है। बात आई ना समझ में। तो इस हिसाब से क्या हो जाता है कि फरवरी आपकी हो जाती है 29 दिन की, और अधिवर्ष में या लीप वर्ष में कितने दिन हो जाते हैं, 366 दिन हो जाते हैं। तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ये हमारी पूरी उम्मीद है, ऐसी आशा है। और कोशिश करिए कि नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लीप वर्ष या अधिवर्ष की जांच, कि हमें यह पता कैसे लगेगा कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है या अधिवर्ष है, और यह जानकारी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर यह जानकारी नहीं होगी तो फिर हम विषम दिन सही से नहीं निकाल सकते। विषम दिन या ऑड डेज क्या होते हैं, इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे इन बातों की। पहले हम ये देखें कि हम लीप वर्ष की जांच कैसे करते हैं। तो देखिए, जिन वर्षों में 4 से पूरी तरह भाग चला जाता है, कोई भी वर्ष आपके सामने दिया गया है और आपसे कहा गया पता करोगे ये लीप वर्ष है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसमें 4 से हम भाग देंगे, और अगर भाग पूरा चला जाए, रिमाइंडर अगर हमारा 0 मिलता है तो इसका मतलब वो लीप वर्ष है, और रिमाइंडर 0 के अलावा अगर और कुछ मिलता है तो वो लीप वर्ष नहीं है। बात क्लियर होगी कि आपसे कोई भी वर्ष दिया जाए, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है 1992, ठीक है ना, 1992। अब 1992 में अगर हम 4 से भाग करेंगे तो 4 से पूरा भाग चला जाएगा। और हम लोग मैथमेटिक्स में एक नियम पढ़ते हैं 4 से विभाज्यता का नियम, वो हम समझ लें। छोटी सी चीज है कि हमसे कहा गया 1992 में 4 से भाग दो, तो हमें पूरा 1992 में 4 से भाग नहीं देना, हमें क्या करना है, केवल 92 में 4 से भाग देना है, 92 में हमें 4 से डिवाइड करना है। और 4 से भाग देने का मतलब क्या होता है, 2 बार आधा कर देना। क्योंकि किसी भी संख्या में मान लो x में हम 4 से भाग दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि x में हम 2 × 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि x का हमने एक बार आधा किया, फिर जितना मिला उसका हमने दोबारा आधा कर दिया। तो 4 से भाग देने का मतलब क्या होता है, 2 बार आधा करना। तो 92 है, इसका अगर हम एक बार अगर हम आधा कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 46 मिल जाएगा, और दोबारा अगर हम आधा कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 23 मिल जाएगा। यानी कि 92 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया। और जब 92 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 1992 लीप ईयर आपका है। इसमें कोई डाउट, किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। पहले भी हम लोग ये चीजें पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आप एक चीज समझो कि एक होता है लीप ईयर और एक होता है सेंचुरी लीप ईयर। और सेंचुरी लीप ईयर में आप कभी भी 4 से भाग करोगे हमेशा डिवाइड होगा वो, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सेंचुरी लीप ईयर, शताब्दी लीप वर्ष में हम क्या करते हैं, 4 के स्थान पर 400 से भाग देते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। ये क्या हो गया, लीप वर्ष हो गया, और ये क्या हो गया, शताब्दी लीप वर्ष हो गया, सेंचुरी लीप ईयर हो गया। सेंचुरी लीप ईयर क्या होता है, 100वां वर्ष, 200वां वर्ष, वर्ष 2000, वर्ष 1900, 1800, 1700, 2100, 2200, 2300, लास्ट में जिसमें 100 लग रहा है, ठीक है ना। तो वर्ष जैसे 1600 हो गया, 2000 हो गया, 2400 हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, ये शताब्दी लीप वर्ष हो गए। अब मान लो एक वर्ष है 1900, इसमें हम कहें कि लीप ईयर है कि नहीं है, तो ये लीप ईयर है कि नहीं, इसे जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम ये भूल जाएंगे कि ये सेंचुरी लीप ईयर है तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम 4 से भाग करेंगे, और इसमें जब हम 4 से भाग करेंगे तो 4 से भाग पूरा चला जाएगा। और जब 4 से पूरा भाग चला जाएगा तो हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे कि ये लीप ईयर है।
ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये सेंचुरी लीप ईयर है। और जब ये सेंचुरी लीप ईयर है तो सेंचुरी लीप ईयर में हम 4 की जगह कितने से भाग करते हैं, 400 से भाग करते हैं। और जब हम 1900 में 400 से भाग जब हम करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, हम 19 में 4 से भाग तो जाएगा नहीं, और जब 4 से भाग नहीं जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये लीप ईयर नहीं है। बात आ गई ना समझ में, कि जो सेंचुरी लीप ईयर होता है उसमें लीप ईयर की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। और जो लीप ईयर होता है जो कि सेंचुरी लीप ईयर नहीं है, उसमें हम क्या करते हैं, केवल 4 से भाग करते हैं, और सेंचुरी लीप ईयर में 400 से भाग करते हैं। तो ये आपको जानकारी हो गई होगी। देखिए अगला पॉइंट यही लिखा हुआ है कि यदि कोई शताब्दी वर्ष 4 से पूर्णतया विभाजित है लेकिन 400 से विभाजित नहीं है तो वह साधारण वर्ष ही होगा। जैसे वर्ष 1900 है, 1800 है, 1700 है, ये 4 से तो डिवाइड हो जाएंगे लेकिन 400 से डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर में लीप ईयर का पता करने के लिए हमें 400 से भाग देना होता है। और 1900, 1800, 1700 ये 400 से तो विभाजित नहीं होंगे पूरी तरीके से, और जब ये 400 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होंगे तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ये लीप ईयर नहीं है, ये क्या है, ये कॉमन ईयर है, साधारण वर्ष है। बात आ गई समझ में। लीप ईयर कॉमन ईयर निकालने में आपको कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। लीप ईयर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक लीप वर्ष हो गया और एक सेंचुरी लीप वर्ष हो गया, सेंचुरी लीप ईयर हो गया। क्लियर है ना। चलिए अब देखते हैं आगे, विषम दिन की हम बात कर रहे थे कि विषम दिन क्या होते हैं और विषम दिनों की गणना हम कैसे करते हैं। सीधा सीधा एक बात बस समझ लो कि विषम दिन क्या होते हैं। इसके लिए एक बात बस आप समझ लीजिए कि दिनों की संख्या आपको दी है, उसमें आप निकाल लोगे कितने सप्ताह, और सप्ताह के बाद जो शेष दिन बच रहे हैं वो आपके विषम दिन हो गए। क्लियर। देखो विषम दिन, दिनों के पूर्ण चक्र के बाद बचे अतिरिक्त दिनों को विषम दिन कहते हैं। ठीक है ना। पूर्ण चक्र क्या होता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, यह पूर्ण चक्र हो गया। अब इसके अलावा जो दिन बच रहे हैं और पूरा सप्ताह नहीं कर रहे हैं, सप्ताह कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो कितने दिन हैं वो विषम दिन हो गए आपके। बात क्लियर होगी ना। अच्छा अब देख लो, सीधा सीधा इसमें गणना की विधि भी दी गई है कि विषम दिन कैसे पता करेंगे। तो लिखा है कि दिए गए दिनों की संख्या में 7 से भाग करके शेषफल प्राप्त कर लेते हैं, और प्राप्त शेषफल ही विषम दिनों की संख्या होगी। ठीक है ना। और इस प्रक्रिया में प्राप्त भागफल सप्ताहों की संख्या होगी। जैसे 25 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, तो हमने क्या किया, 25 में हमने क्या किया, 7 से डिवाइड कर दिया, 3 बार भाग गया, 4 शेष बचा, तो ये 3 क्या हो गए, ये भागफल है ना, तो ये क्या हो गया, ये सप्ताह हो गए। और 4 दिन जो शेष बचे ये क्या हो गए, ये आपके हो गए विषम दिन। बात आई समझ में। तो 25 दिनों में कितने विषम दिन हुए, 4 विषम दिन हुए, क्योंकि 25 में 3 तो सप्ताह निकल गए। ठीक है ना। और 4 क्या बचे, शेष दिन बचे, यही शेष दिन क्या हो गए, विषम दिन हो गए। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि विषम दिनों की संख्या ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे कि जो दिनों की संख्या है उनमें आप क्या करोगे, 7 से भाग कर दोगे, और 7 से भाग करने के बाद जो शेषफल बचेगा वो आपके विषम दिन होंगे। वीडियो आगे देखने से पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले जनवरी से लेके और दिसंबर तक के महीनों के विषम दिनों की आपको टेबल बनाना है अपनी कॉपी में। एक टेबल बनाइए, इस तरफ लिखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से ये टेबल बनाइए। ठीक है। ऐसी कि यहां पे महीनों के नाम लिखिए, फिर यहां पे इन महीनों में कितने दिन होते हैं ये लिखिएगा, और फिर इसमें इस महीने में कितने विषम दिन हुए। ठीक है ना। मंथ, दिवस और ऑड डेज, इस तरीके की एक टेबल आप बनाइए अपनी कॉपी में, वीडियो पॉज करके आगे बढ़ने से पहले। इससे आपको बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है। और ये बनाने के पहले ये ध्यान रखना कि फरवरी में लीप ईयर में कितने विषम दिन होंगे और कॉमन ईयर में कितने विषम दिन होंगे। फरवरी में 2 चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, लीप ईयर में ऑड डेज और कॉमन ईयर में ऑड डेज। क्लियर। जब आपने इतना काम कर लिया,
फिर उसके बाद आप वीडियो को आगे बढ़ा के फिर देखेंगे तो ये आपके सामने देखिए लिखा हुआ है कि जैसे एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो 365 में जब हम 7 से भाग करेंगे तो हमें शेषफल कितना मिलेगा, 1, यानी कि एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होगा। बात क्लियर। लीप वर्ष की अगर हम बात करें तो साधारण वर्ष में एक दिन संख्या ज्यादा बढ़ जाती है, और जब साधारण वर्ष में एक दिन संख्या ज्यादा बढ़ गई तो विषम दिन में भी एक दिन संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। अब देखिए ये महीनों के लिए ये हमने आपसे बोला था कि इस तरीके से आपको टेबल बनानी थी, फिर आपको लिखने थे उस महीने में कुल कितने दिन होते हैं, बगल में आपको लिखना था कितने विषम दिन होते हैं। तो जनवरी में आप देख रहे हैं कि 31 दिन होते हैं, और 31 में जब हम 7 से भाग करेंगे तो 3 शेष बचेगा, यानी कि 3 विषम दिन हो गए। फरवरी में देखिए कॉमन ईयर में 28 दिन होते हैं और लीप ईयर में 29 दिन होते हैं, तो इस हिसाब से कॉमन ईयर में 0 विषम दिन हो जाएंगे और लीप ईयर में 1 विषम दिन हो जाएगा। मार्च में कुल दिन 31 होते हैं तो विषम दिन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अप्रैल में कुल दिन कितने होते हैं, 30 होते हैं, तो विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मई में 31 यानी कि 3, 30 यानी कि 2, जुलाई और अगस्त दोनों में 31 यानी कि दोनों में विषम दिन 3, सितंबर में 30 यानी कि 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2 और दिसंबर 3। ठीक है ना। और यहां तक हमारे पहुंचने के पहले अगर आपने अपनी कॉपी में टेबल बनाई होगी और ये सब अगर लिखे होंगे तो आपको अब विषम दिन निकालने में कभी भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। ये बात बिल्कुल गारंटी है, बिल्कुल पक्की है ये बात कि आपको कभी भी कोई भी समस्या नहीं आने वाली। ठीक है ना। और ये पूरी टेबल देखने के बाद आपने एक चीज समझ ली कि महीने में 28 दिन हो सकते हैं, 29 दिन हो सकते हैं, 30 दिन हो सकते हैं और 31 दिन हो सकते हैं। 28 क्या होते हैं, कॉमन ईयर में फरवरी के दिन होते हैं। 29 क्या होते हैं, लीप ईयर में फरवरी के दिन होते हैं। 30 वाले बहुत सारे महीने, 31 वाले बहुत सारे महीने। तो 28 में विषम दिन 0, 29 में 1, 30 में 2 और 31 में 3। यहां से ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि 30 दिन का महीना 2, 31 दिन का महीना 3, 29 दिन का 1, 28 दिन का 0, और बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिनों की संख्या में 7 से भाग करो, जो शेषफल मिले वो हमारा आंसर है। 7 चौको 28, शेषफल 0। 28 मिला, यहां पे 29 है तो शेषफल 1। 28 से 30 है, शेषफल 2। 28 से 31 है, शेषफल 3। यानी कि ऑड डेज हमारे ये हो गए। क्लियर। किसी को भी कोई भी समस्या नहीं होगी विषम दिन निकालने में, और ये सब बहुत जरूरी है। ये अगर अभी आपने टेबल नहीं बनाई है हमारे कहने के बावजूद, तो हम आपसे फिर कह रहे हैं कि वीडियो में आगे बाद में बढ़िए, पहले एक टेबल बनाइए इस तरीके की और अपने मन से सारे विषम दिन निकालिए। इससे प्रैक्टिस होती है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इनकी चीजों को आप रट के और किसी परीक्षा में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर लेंगे, तो ये केवल आपकी गलतफहमी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कॉपी पेन आपको उठाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने पन्ने आप भर पाओगे, जितने पेन खाली कर पाओगे, उतने ही ज्यादा से ज्यादा नंबर परीक्षा में आपके आने की संभावना हो जाएगी। और ये वीडियो 2018 एक आखिरी संभावना है, क्योंकि इसमें ना तो पीईटी वगैरह का कोई स्कोर मांगा गया है, ठीक है ना बहुत ज्यादा आप कंपटीशन रह जाएगा, क्योंकि 4 साल पुरानी वैकेंसी हो गई है। जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया था उन्हें भी मौका मिल रहा है इसके अंदर पेपर देने का, तो फिर देर किस बात की है, परेशानी क्या है, चिंता क्या है। तो जब सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी पढ़ाई जा रही हैं, तो उन्हें पढ़िएगा। आपको गाइड भी कर रहे हैं कि आप किस तरीके से प्रैक्टिस करो, क्या करो, तो वो काम भी करना शुरू कर दो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, वीडियो लाइक कर दो, कमेंट करके बता दिया करो कि कैसा बना हुआ है। कोई और अगर सुझाव हो तो वो भी दे सकते हो। और बाकी मेहनत करने से कतराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तो आप लोग को इतनी बात समझ में आई, जितनी क्लास अभी तक आपकी हुई है उतने में कोई भी डाउट आपको नहीं होगा, क्योंकि सारी चीजें बड़े ही अच्छे ढंग से आपको बताई गई हैं। अब देखिएगा आगे लिखा हुआ है 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या और 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। ठीक है ना। तो आज की क्लास में आपके लिए केवल इतना ही काम है कि आप ये याद कर लो कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 होती है, 200 वर्षों में 3 होती है, 300 वर्षों में 1 होती है और 400 वर्षों में 0 होती है। ठीक है ना।
100 वर्षों में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। ये निकाला कैसे गया है, ये पूरी प्रक्रिया कैसे इसका डेरिवेशन करेंगे, इसे ड्राइव किस तरीके से करेंगे, ये हम आपको अगली क्लास में बताएंगे सारी बातें, ठीक है। लेकिन इस क्लास में आपकी जिम्मेदारी केवल इतनी है कि जितनी चीजें आपको पीछे बताई गई हैं वो सारी चीजें आपको कंठस्थ होना चाहिए। अगर कोई आपसे कहे कि ये वर्ष दिया हुआ है, लीप ईयर की जांच करो, तो आप कर ले जाओगे। ये वर्ष दिया हुआ है तो आप उसमें चेक कर लोगे यार ये सेंचुरी ईयर है कि कॉमन ईयर है, ठीक है ना। कॉमन ईयर में 4 से भाग कर दोगे, सेंचुरी ईयर में 400 से भाग कर दोगे। एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। ये एक दिन बढ़ा कैसे? ये एक दिन बढ़ा फरवरी का। फरवरी का क्यों बढ़ा? क्योंकि 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड का फर्क हम प्रत्येक वर्ष डालते हुए चले आते हैं। 365 दिन ही मानते हैं, जबकि इतना मार्जिन और भी होता है। 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड का। तो ये पूरा मार्जिन जोड़ जोड़ के हम क्या करते हैं, हर चौथे वर्ष में उस वर्ष के साथ हम जोड़ देते हैं। और वो कहां पे ले जाके हम जोड़ते हैं? फरवरी के साथ हम ले जाके जोड़ देते हैं उसे। क्लियर है ना बात? बिल्कुल से अच्छे से सारी चीजें बैठ रही होंगी दिमाग में। अब विषम दिनों की अगर हम बात करें तो विषम दिन हम कैसे निकालेंगे? दिनों की संख्या दी है, उन दिनों की संख्या में हम क्या करें? 7 से भाग कर दें और जो हमें रिमाइंडर मिले, जो शेषफल मिले, वही हमारे विषम दिन हो गए, वही ऑड डेज हो गए, ठीक है। अब आपसे कहा गया 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या तो 5 हो जाएगी, 200 वर्षों में 3 हो जाएगी, 300 वर्षों में 1 हो जाएगी, 400 वर्षों में 0 हो जाएगी। अब इन 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 कैसे निकली, अगली क्लास में जब हम आपको यह प्रोसेस पूरा बताएंगे तब उससे आपकी आगे की पृष्ठभूमि तैयार होगी कि तारीखों से हम दिन कैसे निकाल सकते हैं। बात आई ना समझ में? इसलिए जितना आज की क्लास में आपको पढ़ाया गया है उतना पूरी तरीके से कंठस्थ करके रखिएगा। अगली क्लास का इंतजार करिएगा। आज की क्लास में कुछ भी खास नहीं था, केवल एक इंट्रोडक्शन था हल्का सा। तो इस इंट्रोडक्शन को आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरे चैप्टर का बेस है, ये पूरे चैप्टर का आधार है। अगर आप इसे गंभीरता से नहीं लेंगे तो आगे का चैप्टर आपको समझ में आने से रहा, ठीक है। पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। पूरे जितने भी पूरे टॉपिक हैं वो सारे आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। बस आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास तक, क्योंकि सबसे ढंग से पूरे सिलेबस को आधार बना के, पुराने पेपर्स का अध्ययन करके और इस प्रतिबद्धता के साथ कि जो लोग यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो वीडियो 2018 में कोई भी बंदा 115 नंबर के नीचे स्कोर ना करे, इस प्रतिबद्धता के साथ में हमारी क्लासेस यहां पर शुरू की गई हैं और हमारी पूरी टीम बहुत अच्छे से मेहनत कर रही है इसके लिए। बस अगर मेहनत की आवश्यकता है तो आपकी मेहनत की आवश्यकता है, जो कि आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका सिलेक्शन केवल आप ही करवा सकते हैं और आप ही रोक सकते हैं। उसके अलावा कोई ना तो करवा सकता है ना कोई रोक सकता है। हम लोग केवल आपको दिशा दे सकते हैं, हम लोग केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं। उस रास्ते पर चलना या ना चलना ये आपकी मर्जी है। तो ये आपको समझना है कि वीडियो 2018 री एग्जाम यानी कि एक दोबारा मौका, इसे किस तरीके से बहुत अच्छे से हम भुना सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।